जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ 2 मुठभेड़ों में 3 अफसर और 1 जवान सहित 5 शहीद हो चुके हैं। वहीं 1 जवान लापता है। अफसरों में सेना के 1 कर्नल, 1 मेजर, पुलिस के 1 डीएसपी शामिल हैं। अनंतनाग में बुधवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वे सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौनेक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए हैं। बता दें कि जवान की मौत मंगलवार को राजौरी में हुई। 2 आतंकी भी मारे गए। सर्चिंग के दौरान मंगलवार को सेना के डॉग की भी मौत हो गई है। फिलहाल राजौरी में एनकाउंटर खत्म हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं। विकास, 5 जवान शहीद हो चुके हैं, 1 जवान लापता भी बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जो दोनों घटनाएं हैं, एक जो नारला राजौरी की मुठभेड़ नारला में शुरू हुई थी, ये परसों शुरू हुई थी, जिसमें परसों एक आतंकवादी मार गिराया गया और एक कल आतंकवादी मार गिराया गया। ये दोनों आतंकवादी जो है ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और इन पे काफी भारी मात्रा में गोला बारूद हथियार बरामद किया गया है। जैसे लग रहा था कि काफी समय के लिए अपने साथ हथियार, गोला बारूद, खाने पीने का सामान लेके आए हुए ताकि जंगल में काफी समय तक रह सके। वहीं दूसरी ओर कोकरनाग के गडोल इलाके में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में एक कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट वो शहीद हो गए हैं। हालांकि ये ऑपरेशन जो है अभी भी चल रहा है, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया हुआ है और लगातार वहां पर जो है तलाशी अभियान चल रहा है और ये ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी भी बताया जा रहा है कि हो सकता है 4 के आसपास आतंकवादी जो हैं वो छिपे हुए हैं, जिनको लगातार ट्रेस किया जा रहा है और बहुत जल्दी उन्हें ढूंढ के मार गिराया जाएगा। विकास, लापता जवान को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, लापता जवान जो है वो अभी तक उसको भी जो है नहीं मिल पाया है, क्योंकि हालांकि वहां पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, क्योंकि जिस इलाके में जवान जो है वो लापता हुआ है वहां पर अभी भी किस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं लापता जवान को लेकर? देखिए, उसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि जवान लग रहा है कि शायद घायल है, इसलिए वो कहीं पर छुपा है या बैठा हुआ है, क्योंकि वो सारे इलाके में लगातार रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। ऐसे में किसी भी तरह से सुरक्षा कर्मी कोई कोताही नहीं बरतना चाहते, ताकि पहले ही काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, जिसका हमारे 3 ऑफिसर उसमें शहीद हो गए हैं। तो इसलिए बड़ी ही सावधानी से उस इलाके को घेरा गया है और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो जवान लापता है उसको भी आज जो है तलाश करके उसको जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा और जो आतंकवादी जो बताए जा रहे हैं 3 से 4 हो सकते हैं, उनको भी मौत की घाट उतार दिया जाएगा। विकास, जो लापता जवान है, क्या सेना की ओर से उसको लेकर कोई बयान जारी किया गया? देखिए, जो लापता है जवान है उसके बारे में सेना का अधिकारी कोई पुष्टि नहीं कर रही है उसको लेकर। हालांकि ये बताया जा रहा है, सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि जवान लापता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है या उनकी कंडीशन क्या है, इसको लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया जा रहा है अभी। किस इलाके में ये 4 आतंकी छिपे हुए हैं? क्या वहां से लोगों को बाहर निकाला गया सुरक्षा के मद्देनजर? देखिए, ये कोकरनाग, अनंतनाग का कोकरनाग इलाका पड़ता है। उस इलाके में जो ये है, इनको सूचना मिली थी सुरक्षा बलों की कि वहां के गडोल जंगल है, जिस इलाके में आतंकवादियों की जो सूचना मिली थी मंगलवार शाम को मिली थी और 19 राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त पार्टी ने तलाशी अभियान शुरू किया था और बुधवार को ही रात को ये अभियान रोक दिया गया था, क्योंकि देर रात हो चुकी थी। ऐसे में आगे जाना सही नहीं होता है, तो लेकिन जो एरिया था उसको कॉर्डन कर दिया गया था और बुधवार सुबह ही ऑपरेशन जब शुरू हुआ, आतंकी तलाशी ली गई, उनको जो 19 RR के कर्नल, सीओ कर्नल थे मनप्रीत जी, उनको सूचना मिली, उनको एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई थी एक्चुअल में जो ये आतंकवादी थी। जैसे उसके पास पहुंचे तो उन्होंने ताबड़तोड़ वहां से फायरिंग कर दी, जिससे अंदाजा लगाया कि ये आतंकवादी 1 से 2 नहीं, ये 3 से 4 या 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसीलिए ये तीनों फायरिंग में आ गए। तो जब ये घायल हो गए थे, इनको फटाफट वहां से एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन ये अफसोस ही शहीद हो गए, इनको बचाया ना जा सका। हालांकि जो इलाका है जंगल का इलाका है और काफी घना जंगल है, इसीलिए उस टेरेन में अंदर जाना भी बहुत इजी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पहाड़ है, पेड़ है, पत्थर है, तो पता नहीं चलता कि कहाँ पर आतंकवादी छिपे हैं नहीं छिपे हैं। इसी को लेकर बड़ी सावधानी बरती जा रही है। जी, तो जिस तरह से घने जंगल आप बता रहे हैं, वहां पर सुरक्षा बलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी किस तरह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ आपने वहां पर देखा? जी, वहां पर जो एरिया है उसको पूरा कॉर्डन किया गया है और जवानों को टुकड़ियों में बांटा गया है हर एरिया में, ताकि वो इकट्ठे रहकर जहां भी आतंकवादी दिखे उनको मौत की घाट उतारा जाए और बड़ा ही ध्यान से
बड़ा ही आराम से, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट होने के साथ मौसम भी खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए वहां पर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा जा रहा है और पूरे एरिए पर, आगे के एरिए पर नजर रखी जा रही है। हालांकि आपको बता दूं कि इसमें जिस तरह से स्नीफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कल राजौरी में ही एक लैब्राडोर मादा कैंट जो अपने हैंडल को बचाते बचाते शहीद हो गई, उसका भी एक बड़ा योगदान था। इसी तरह से यहाँ भी स्नीफर डॉग्स को साफ रखा जा रहा है ताकि उस एरिया को पूरा सैनिटाइज करके आगे बढ़ा जाए, ताकि और भी किसी तरह से कोई नुकसान हमारी सेना सुरक्षा बलों को ना हो। जी, जवानों के अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या उनके शवों को परिजनों तक पहुंचाया जा चुका है? जी बिल्कुल, रेस्लिंग सेरेमनी जो है वो कल शाम को ही हो गई थी, और जिसमें जो जवान है उसमें एक जो डीएसपी हुमायूं बख्श है वो हालांकि जम्मू कश्मीर से ही थे। उनके जो पिताजी है वो भी जो है वो डीआईजी रिटायर हो चुके हुए थे 2018 में, तो उनको कल शाम को ही सुपुर्द खाक कर दिया गया था। वही दूसरी ओर जो राजौरी में शहीद हुए थे हमारे राइफलमैन, उनको भी किश्तवाड़ जो है उनके बॉडी को सम्मान के साथ पहुंचाया गया। बाकी जो कर्नल हैं मनप्रीत सिंह, वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उनकी बॉडी को भी वहां पहुंचाया गया है, और मेजर आशीष जी को भी आज उनके घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ज्यादा जानकारी के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 6 नए औद्योगिक पार्क, 2 आईटी पार्क सहित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें आने वाले समय में हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले मध्य प्रदेश के बीना पहुंचेंगे। यहां बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं सहित 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचेंगे, जहां रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे और 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का वितरण करेंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में मध्य प्रदेश की दूसरी सूची पर लगभग सहमति बन गई है। इसमें 35 नाम शामिल हो सकते हैं। छतरपुर की राजनगर सीट से घासीलाल, छिंदवाड़ा सीट से बंटी साहू का नाम लगभग तय है। छिंदवाड़ा सीट से अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ विधायक हैं। तेंदुखेड़ा से सांसद राव उदय प्रताप सिंह का नाम सामने आया है, लेकिन ये दूसरी सूची में रखा जाएगा या नहीं, ये बाद में तय होगा। एनएसजी कमांडो यूपी पुलिस का ऑपरेशन गांडीव वी जारी। लोक भवन के सामने ब्लास्ट के बाद एनएसजी का सर्च ऑपरेशन। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए संयुक्त मॉक ड्रिल। आज सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच एनएसजी कर रही है मॉक ड्रिल। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर आज सुबह 7 से 9 बजे के बीच एनएसजी मॉक ड्रिल कर रही है। आपको बता दें कि एनएसजी कमांडो यूपी पुलिस का ऑपरेशन गांडीव वी जारी है। लोक भवन के सामने ब्लास्ट के बाद एनएसजी का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए संयुक्त मॉक ड्रिल जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के दोनों गुटों के 54 विधायकों की आज यानी 14 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सुनवाई के लिए बुलाया गया। एकनाथ शिंदे सेना और उद्धव ठाकरे सेना के विधायकों की पात्रता और अपात्रता मामले में जल्द ही फैसला हो सकता है। स्पीकर राहुल नरवेकर इन विधायकों की बात सुनेंगे और सुनवाई करने के लिए आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे, क्योंकि स्पीकर को कई अयोग्य याचिकाओं पर फैसला करना है। इसलिए विधायकों को एक एक करके या उनके गुट के विधायकों के साथ दोबारा बुलाया जा सकता है। दिल्ली में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के समन्वय समिति की बैठक शरद पवार के घर पर हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को छोड़कर 12 दलों के नेता शामिल हुए। समन्वय समिति की इस बैठक में देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियों के आयोजन पर सहमति बनी, जिसमें पहली रैली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित की जाएगी। और वहीं हापुड़ के स्कूल में शिक्षकों ने हिंदू छात्रों के माथे से टीका हटवाया। छात्राओं की कलाई पर राखी बंधी, खुलवाकर कूड़ेदान में डाल दी गई। शिक्षकों ने हिंदू देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी भी की।
घटना के बाद छात्रों के परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा काटा। हापुड़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर बच्चों के हाथों से कलावा उतरवा दिया गया, राखी उतरवा दी गई, उसको डस्टबिन में फेंक दिया गया। जिसके बाद से परिजनों को जब पूरे मामले की सूचना मिली तो उसके बाद परिजनों ने हंगामा काटा। शिक्षकों ने हिंदू देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी भी की, जिसके बाद से मामला लगातार गर्माता गया और जब परिजन पहुंचे तो उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। और संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई। विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा होने की संभावना है। संसद के विशेष सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में विशेष सत्र में एजेंडे को लेकर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव समेत तमाम केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल थे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन के साथी दल एक दूसरे की कन्नी काट रहे हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पंजाब और हरियाणा उदाहरण है और कैसे एक के बाद दूसरा अलायंस पार्टनर अपनी कन्नी काट रहा है। ये उनकी समस्या है, हमें उस पर नहीं जाना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस अलायंस के एक नेता ये कहते कि इनका G20, ये देश का G20 था, हर भारतीय के लिए गर्व का पल था और हर भारतीय के लिए ये गर्व करने की बात है कि दुनिया के बड़े देश भारत की भूमि पर आए, एक स्वर पे बोले। दिल्ली डिक्लेरेशन जो बहुत सफल हुआ, G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन उस समय भी कुछ लोग अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आयकर विभाग ने आजम खान के रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ के ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस दौरान आयकर विभाग ने अल जौहर ट्रस्ट के कागजातों की जांच की। आरोप है कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए तमाम जमीन अधिग्रहण की थी। आजम खान पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कार्रवाई को सियासी रंग देते हुए कहा है कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन से डर गई है और बैठक को खबर बनने से रोकने के लिए आजम खान के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। ये जानते, आज उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब के यहाँ छापेमारी कोई पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब डरती है तब तब छापेमारों से अपने काम करवाकर नेता और हेडलाइन मैनेज करने काम करती है। लेकिन ये जानते हैं आजम खान साहब डरने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। ये उन नेताओं की तरह नहीं है, हेमंत बिश्व शर्मा, सुरेंद्र अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार की तरह टूटकर भाजपा का हिस्सा बन जाएं। आज की छापेमारी मुख्यतः जो दिल्ली में शरद पवार जी के घर में इंडिया की बैठक हो रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए है, हेडलाइन बनाने के लिए है। तो भाजपा को इस बात का ध्यान रहे कि अब हेडलाइन बनाने से, नेताओं के यहाँ छापे बनवाने से कोई काम नहीं चलने वाला है। 2024 में भाजपा जा रही है, इंडिया आ रही है। अब भाजपा की ये छापेमार दस्ता अब उनके कोई काम नहीं आने वाला। मदरसों में नया फरमान जारी हो गया है, जो कि वक्फ बोर्ड से ही नई फैसला लिया गया। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में अब संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन ये बात कुछ राजनीतिक पार्टियों को हजम नहीं हो रही। इस रिपोर्ट में देखिए। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है ये तो खैर किसी को नहीं पता, क्योंकि इसका जवाब मदरसे के खुद मौलवी भी नहीं दे पाते हैं। सूत्रों के अनुसार कई मदरसों में सर्वे के बाद पता चला कि उन्हें राष्ट्रीय गीत भी नहीं याद होता है। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर देवभूमि की सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को मदरसों में संस्कृत पढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि देवभूमि में कुछ समय पहले मुस्लिम आबादी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन 11 साल में मुस्लिम आबादी 12.5% बढ़ी है। लगातार कुछ समय से अवैध मजार पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिल रही थी। अब इसी बीच मदरसों में एनसीईआरटी के अंतर्गत आने वाले विषयों की पढ़ाई होगी। इसमें अन्य विषयों की तरह संस्कृत भाषा की भी पढ़ाई की जाएगी। यही नहीं, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने कुरान का संस्कृत भाषा में अनुवाद भी कराया है। वहीं कांग्रेस ने हमेशा की तरह इस फैसले पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को कुरान का अनुवाद अन्य भाषाओं में भी कराना चाहिए, ताकि बच्चों को अन्य भाषाओं की भी जानकारी मिल सके। बताते चले कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड राज्य में 103 मदरसों का संचालन करता है। राज्य के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सादब शम्स ने इस नए निर्णय का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के मदरसों में एनसीईआरटी के अंतर्गत आने वाली सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए राज्य में नए और मॉडर्न मदरसे भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब बच्चे गणित, विज्ञान, हिंदी के साथ ही संस्कृत और अंग्रेजी की भी पढ़ाई करेंगे। संस्कृत विषय को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत में कुरान लिखी गई है। इस कुरान को मदरसा शिक्षा कमेटी में भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह किसी क्रांति से कम नहीं है। हमें राज्य में मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रयास के खिलाफ मुस्लिम परिवारों से कड़े विरोध की आशंका थी, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल उलट रही। बच्चों के अभिभावकों ने इसका स्वागत किया। वे मदरसों का आधुनिकीकरण चाहते हैं। हमने तय किया है कि अब जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे हैं, उन 117 मदरसे में हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं। तो उस एनसीईआरटी के सिलेबस में एक संस्कृत की बुक भी है, एक किताब संस्कृत की भी है। तो मुझसे पत्रकारों ने पूछा तो क्या संस्कृत भी पढ़ाएंगे, तो हमने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे। हम अरबिक भी पढ़ाएंगे और अरबिक के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे। और हमारा देवभूमि उत्तराखंड में नहीं पढ़ाई जाएगी संस्कृत, तो कहाँ पढ़ाई जाएगी? मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे, अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, अपनी बोली को समझेंगे। और हम अरबी सीख सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम इंग्लिश सीख सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम दूसरी भाषाएं सीख सकते हैं, चाइनीज सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, तो हम संस्कृत क्यों नहीं सीख सकते? बिल्कुल संस्कृत सीखेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर कांग्रेस ने तंज कसा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल बोर्ड के अध्यक्ष सिस्टम के करीब जाने के लिए चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कुरान का अन्य विषयों में भी अनुवाद कराना चाहिए। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की मांग 6 साल पहले मदरसा वेलफेयर सोसाइटी ने उठाई थी। मदरसा वेलफेयर सोसाइटी ने उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भी लिखा था। कमेटी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से मांग की थी कि मदरसों में संस्कृत विषय के शिक्षकों की तैनाती की जाए, ताकि बच्चों को संस्कृत भाषा में भी पढ़ाई की जा सके। हालांकि तब रावत सरकार ने इस मांग को ये कहकर खारिज कर दिया था कि ये सुझाव अव्यावहारिक है। इसके लिए यहाँ नए और मॉडर्न मदरसे भी बनाए जा रहे हैं। इस फैसले के बाद विपक्षी सरकार में क्या हलचल होती है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाने पर कांग्रेस का बौखलाहटपन तो सामने दिख ही गया, लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा उठ रहा है, बयानबाजी का सिलसिला लगातार बना रहेगा। सारी अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। कोई भी समाज और देश कुछ सामाजिक मूल्यों पर चलता है और टिका रहता है, पर आज के आधुनिक समाज में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो समाज को शर्मसार करने वाली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर लोगों का रिश्तों से विश्वास खत्म हो जाएगा। लोग खून के रिश्तों पर यकीन करना छोड़ देंगे। रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस घटना को जिसने भी सुना दंग रह गया, मुंह खुला का खुला ही रह गया। लोग सोच में पड़ गए, क्या आज के आधुनिक समाज में ऐसा भी हो सकता है? मुजफ्फरनगर में ससुर पर अपनी बहू के बलात्कार करने और उसे घर से बाहर निकालने का आरोप लगा है। हद तो उस समय हो गई जब पीड़िता ने शाम को घर लौटे अपने पति को ससुर की काली करतूत बताई, पर उसका साथ देने की जगह
पति ने ही उसको दोषी ठहरा दिया, उसके साथ मारपीट की। हद तो उस समय हो गई जब पति ने पत्नी को ये कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया कि अब्बू ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ संबंध बना लिए हैं, तो अब तुम्हें मैं अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि अब तुम मेरे अब्बू की बेगम हो गई हो। पीड़ित महिला के मुताबिक शादी के बाद से उसका ससुर उस पर गलत नजर रखता था। एक दिन उसका पति अपनी अम्मी के साथ हकीम के यहाँ गया। मौके का फायदा उठाकर बलात्कारी ससुर ने घटना को अंजाम देकर घर से रफू चक्कर हो गया। घर से निकाल देने के बाद पीड़ित महिला अपने मायके गई, जहां उसे उम्मीद थी कि उसका पति उसकी खोज खबर जरूर लेगा, उसकी बातों पर यकीन करेगा और उसे अपने साथ रखेगा। पर जब लंबे इंतजार के बाद भी उसका पति नहीं आया तो उसके सपने चूर चूर हो गए। पति के नहीं आने की उम्मीद छोड़कर महिला ने पति के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में तुरंत आरोपी ससुर और शौहर के खिलाफ धारा 376, 323 और 506 में केस दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही है। इस तरह की घटना हमारे समाज के लिए कलंक के समान है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जहां दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले, तो वहीं समाज में जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।